अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लास। बच्चों, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने स्टमक में डाइजेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है और किस तरह अब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करती है। और प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, ये वो चैनल है जिसके थ्रू आप घर बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, अपने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। बच्चों, तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो तमाम हिस्सा जो आपके माउथ से शुरू होता है और एनस तक चलता है, हम इसको एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम भी देते हैं। आप एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे मेन जो इसका रोल है या जो वर्क है वो क्या है, वर्क या रोल क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे डाइजेशन के अंदर। तो प्यारे बच्चों, सबसे मेन बात ये करता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि ये एंजाइम की मदद से फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करे। इसके अलावा इसका एक और मेन काम है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वो ये है कि ये करेगी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी आपने खाना खाया है, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करके हमारे ब्लड के अंदर चले जाने का नाम है एब्जॉर्प्शन। तो जो भी हमने खाना खाया, देखिए, जब तक हमने जो खाना खाया है वो अगर हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, उस खाने का क्या फायदा। तो क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी तो तभी मिलेगी जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसलिए जो भी डाइजेस्टेड फूड होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी खाना का आपने खाया है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये उसके मेन फंक्शंस में से आता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 तरतीबी सबसे पहले आ जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों जिजनम, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है इलियम। याद रखिएगा, इलियम हमारी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स है जिनका नाम इलियम है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। ILEUM, दिस इज इलियम फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ILIUM जो है वो एक इलियक बोन है हमारे पास, इलियम उसको कहते हैं। वो आप स्केलेटन सिस्टम के अंदर जाके पढ़ोगे। ओके जी, 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ड्यूडेनम द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हिस्सा जो है आपकी इंटेस्टाइन का, दैट इज द ड्यूडेनम। एमसीक्यूज भी है। अब कितना छोटा है जी, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का ये होता है। और अगर हमारे लिए जरा सेंटीमीटर को समझना मुश्किल हो जाता है, तो अगर हम इसको इंच में करना चाहें तो तकरीबन 10 इंच ये लॉन्ग है और स्मॉलेस्ट है, और इमीडिएटली स्टमक के फौरन बाद यही पाया जाता है। ये डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, ये स्टमक है, और स्टमक के फौरन बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है इसको नाम दिया जाता है ड्यूडेनम। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। शाबाश। अच्छा, इधर देखिएगा जियोजेनम। जियोजेनम जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, और तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर इसकी लेंथ बन जाती है, और हम इसको कहते हैं कि ये 2/5 है, 2/5 ऑफ टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जितनी है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसका अगर उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 2 हिस्से आपके जियोजेनम के बनते। और इलियम जो है ये लॉन्गेस्ट है, 3.5 मीटर लॉन्ग है। और प्यारे बच्चों, आप इसको यूं भी कह सकते हो कि 3/5 पार्ट है ऑफ टोटल इंटेस्टाइन का। अगर आप उसके 5 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो हैं वो इलियम के हैं। तो अब यहां पर एमसीक्यूज भी अपने क्लियर कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, 20 to 25 सेंटीमीटर है, और ये मीटर्स है। 2.4 मीटर जियोजेनम, 3.5 मीटर ये लॉन्ग है हमारी इलियम। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज और हाँ, इसका अगर टोटल लेंथ देखी जाए
टोटल लेंथ जो बनती है वो तकरीबन 6 मीटर है। ये आपकी टोटल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6 मीटर जो है वो ये लॉन्ग होती है। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वह है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूडेनम डाइजेशन के अंदर किस तरह रोल प्ले करती है। तो प्यारे बच्चों, इसके दो काम है इसके भी, ये डाइजेशन भी करती है और उसी तरह ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन वेरी लिटिल, बड़ी कम एब्जॉर्प्शन होती है। आप यूं कह लें कि मेन काम इसका डाइजेशन है, लेकिन कुछ एब्जॉर्प्शन भी ये करती है। कुछ विटामिन की एब्जॉर्प्शन करती है, फैट सॉल्युबल विटामिन की, कुछ आयरन की, कुछ मिनरल्स की, ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो लिख देता हूँ, एब्जॉर्प्शन भी होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होगी भाई? ये आयरन की यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकती है, कुछ मिनरल्स इसके अलावा जो है उनकी एब्जॉर्प्शन, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो क्या है, किस तरह ये डाइजेशन करता है? तो नंबर 1 पर मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द सेक्रीशंस ऑफ, यानी कि सेक्रीशन ऑफ ड्यूडेनम। सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम यहाँ पर अपनी सेक्रीशन कौन कौन सी सेक्रीट करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो ड्यूडेनम है उसके पास ग्लैंडुलर लेयर्स होती हैं। प्यारे बच्चों, इसके पास ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन की सबसे जो अंदर वाली दीवार है ये वाली, यहाँ खास किस्म के टिश्यूज हैं जिनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि ग्लैंड हम कहते हैं हर उस टिश्यू को, हर उस सेल को, हर पार्ट को जो कोई ना कोई चीज बनाकर सेक्रीट करता है, हम उसको नाम देते हैं ग्लैंड्स का। तो मेरे बच्चों, जो ड्यूडेनम की ग्लैंड्स हैं वो 3 तरह की सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 पर ये प्रोड्यूस करते हैं बाइकार्बोनेट्स। नंबर 1 पर ये प्रोड्यूस करते हैं जी बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये बेसिक हो। अब बेसिक यानी कि इनके जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होती है। और आपको ये पता है कि एसिड से आने वाले जो फूड है, हमने कहा था कि उसकी पीएच 2 होती है जो कि एसिडिक होती है। तो जब भी वो एसिडिक काइम यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर आती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट सेक्रीट करती हैं ड्यूडेनम की अपनी दीवारें, अपने सेल्स, ग्लैंड्स। नंबर 2, ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स हम कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जो जब सेक्रीट किए जाते हैं तो ये ब्लड में जाते हैं सबसे पहले, और ब्लड में जाकर किसी दूसरे ऑर्गन के पास जाकर, किसी दूसरे सेल के पास जाके उसकी कम्युनिकेशन करवाते हैं, उसको कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स कौन कौन से इनका आगे तज़किरा भी करेंगे। 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 1 है इनका सेक्रीटन। सेक्रीटन हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन को या डाइजेस्टिव सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। और दूसरा एक और हार्मोन ये रिलीज करते हैं, नाम दिया जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन। और एक तीसरी सेक्रीशन भी ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंजाइम्स हैं, और एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार। अब यहाँ पर सवाल सुन लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन सुनिए बच्चों। प्यारे बच्चों, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, उसके अंदर साथ साथ आपको तमाम एमसीक्यूज के निशान लगवाएंगे, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में गाइड करते रहेंगे। तो इसलिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है। बच्चों दोबारा सुनिएगा, ड्यूडेनम की अपनी सेक्रीशंस कौन कौन सी, यानी कि इटसेल्फ जो हमारा ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो खुद क्या प्रोड्यूस करता है? खुद प्रोड्यूस करता है बाइकार्बोनेट्स जिनकी पीएच ज्यादा होती है, बेसिक होती है। हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं कौन से? सेक्रेटन हार्मोन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या काम है थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे। इसके अलावा एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एंटीरोकाइनेज। अब आपको पता है एंजाइम जो है वो यहाँ पर ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो चीजों को तोड़ेंगे, तो एंटीरोकाइनेज। अच्छा, एंजाइम एक और एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। इसका भी रोल थोड़ी देर बाद आगे देखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारा जो ड्यूडेनम है उसका एक बड़ा अहम जो काम है वो ये है कि असेसरी ग्लैंड जो है, असेसरी ग्लैंड्स जो है वो सेक्रीट करते हैं इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेशन होनी है प्यारे बच्चों, मेनली उसमें जो सबसे अहम रोल है वो असेसरी ग्लैंड्स रोल प्ले करते हैं। अब असेसरी ग्लैंड कौन कौन से? एक लीवर है,
और एक पेनक्रियाज। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो जाती है ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पर ये डाइजेशन करवाएंगे। ड्यूडेनम ने खुद जो प्रोड्यूस करना था वो तो कर दिया, लेकिन इसके बाद फर्दर मजीद अगर कोई डाइजेशन होनी है तो प्यारा बच्चों डाइजेशन के लिए असेसरी ग्लैंड जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब असेसरी ग्लैंड्स हम किनको कहते हैं? असेसरी ग्लैंड हम कहते हैं ऐसे ग्लैंड्स को या ऐसे पार्ट्स को जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट पार्ट तो नहीं होते, लेकिन उसके साथ मिलकर बड़ा हम रोल प्ले कर रहे होते हैं और उनके बगैर जो है ये काम मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे मोबाइल की असेसरीज हो। अब मोबाइल पे कॉल आना, मोबाइल के फंक्शन तो वो मोबाइल के अंदर है, लेकिन उसकी असेसरीज जैसे उसका चार्जर जो है वो उसकी एक एसेसरी है। मोबाइल जो है वो चार्जर के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन चार्जर मोबाइल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह ये लीवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनके बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा है। तो प्यारे बच्चों, दो बड़े अहम अब हमारे पास ग्लैंड्स हैं, पैनक्रियाज और लीवर, जो अपनी तमाम सेक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि ड्यूडेनम के अंदर सेक्रेट करते हैं और वो आगे फर्दर डाइजेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं पैनक्रियाज का। हमारे पास जो पैनक्रियाज है वो क्या रोल प्ले करता है? तो पहले बच्चों पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एंजाइम्स, वाटर, म्यूकस एंड सम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, जो कि बेसिक पैनक्रियाटिक जूस है। याद रखिएगा पैनक्रियाटिक जूस जो है ये भी बेसिक हो, एसिडिक नहीं होता बल्कि बेसिक होता है, जिसकी वजह से जो स्टमक से आने वाली जो एसिडिक फूड है उसकी पीएच जो है वो हो जाती है एसिडिक से, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, डाइजेशन आसान हो जाता है। तो पहले बच्चों पैनक्रियाज क्या रोल प्ले करता है, अब उसके बारे में ये जान। पैनक्रियाज के पास अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हो जो कि थैली अंदर बनी हुई है, जो कि आप प्रोड्यूस करेंगी पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है और ये पैनक्रियाटिक जूस जाएगा इस डक्ट के। इस डक्ट को नाम दिया जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट। और एक और बात याद रखिएगा, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, डक्ट नाली को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। यहां से ये जो पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है इन थैलियों के अंदर, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से मूव करता हुआ ये आ जाएगा ड्यूडेनम के अंदर यहाँ। और आप देखते हैं कि यहाँ पर दो नालियों का आपस में जंक्शन, एक बाइल डक्ट का और एक पैनक्रियाटिक डक्ट। और इस डक्ट को जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, ये आके ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करती है अपने तमाम कंटेंट्स को, और फिर जो भी डाइजेशन होनी है फिर वो यहाँ पर होती है। तो हमें पता चल गया कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ट्रैवल होता है। अब हम देखेंगे उसकी कंपोजिशन, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन है। नंबर वन हमारे पास जो पैनक्रियाटिक जूस की जो कंपोनेंट है नंबर 1 पे, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या काम करेंगे? प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपको कहा कि ये न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेंगे, नंबर 1। और दूसरा क्या है जी, हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ये क्या करेगा बच्चों? जितने भी स्टार्च हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके माल्टोज के अंदर कन्वर्ट। अब ये जो माल्टोज है ये 2 शुगर पर मुश्तमिल है, इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। आप यूं देखें कि बड़े पॉलीसेकेराइड को यानी कि स्टार्च को तोड़कर ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है, और वो है हमारे पास माल्टोज। अब यहाँ पर भी एमसीक्यूज है कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या है, तो वो है स्टार्च को तोड़ना और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना। अब यही एमसीक्यूज एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो तरीका ये है कि by the action of pancreatic amylase starch is converted into mainly maltose। बाज़ का कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं, लेकिन माल्टोज मेन उसका जो प्रोडक्ट है माल्टोज हो। फिर प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक और एंजाइम आता है ट्रिप्सिनोजन। मजे की बात ये बताना चाहूंगा कि हर वो एंजाइम जिसके आगे जेन लगा हुआ है वो इनएक्टिव होता है। तो ये हमारे पास ट्रिप्सिनोजन जो है ये भी क्या है, ये इनएक्टिव। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज है आपका कि ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड है या इनएक्टिवेटेड। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन पढ़ा था। पेप्सिनोजन जब टूटता है तो पेप्सिन बनता है। हम ये कह सकते हैं कि पेप्सिनोजन का मतलब है पेप्सिन को जनरेट करने वाला। तो पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है। इसी तरह यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन जो है दिस इज द इनएक्टिव। और ये एक्टिव कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है। तो सबसे पहले तो इसने होना है एक्टिव। ट्रिप्सिनोजन जो है इसने एक्टिवेट होकर क्या बनना है बच्चों? ट्रिप्सन। इसने बन जाना है ट्रिप्सन, जो कि एक्टिव फॉर्म है,
एक्टिव है। अब ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है ट्रिप्सिनोजन को तोड़कर ट्रिप्सन के अंदर कन्वर्ट करने का, प्यारे बच्चों यहां पर हमने एक एंजाइम पढ़ा था एंटीरोकाइनेज एंजाइम, जो कि ड्यूडेनम खुद सिक्रीट कर रही है। तो एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो यहां पर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, यानी कि एंटीरोकाइनेज जो है वो इसको तोड़ेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सन के अंदर। और अब ट्रिप्सन क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, बड़े बड़े प्रोटीन के उसके कंपोनेंट्स के अंदर उसको तोड़ देगा। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों ट्रिप्सिनोजन का फंक्शन देख लिया हमने। अब एक और एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है पेनक्रेटिक जूस, उसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। अब काइमोट्रिप्सिनोजन है तो अब इसके साथ भी जेन लगा हुआ है, तो इट मीन कि ये भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। यार बच्चों क्या होगा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन को जनरेट करने वाला है। ये अभी वो बना नहीं है, इसने उसको बनाना है। कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, तो देख लेते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको तोड़कर एक्टिवेट किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है काइमोट्रिप्सिन के अंदर। काइमोट्रिप्सिन जो है दिस इज द एक्टिव फॉर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किसने एक्टिवेट किया, तो बच्चों इसको एक्टिवेट किया है ट्रिप्सिन ने। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ये किसने किया है, ट्रिप्सिन ने हुआ। ट्रिप्सिन ने दो काम किए हैं, एक प्रोटीन की डाइजेशन भी कर रहा है, दूसरे नंबर पे काइमोट्रिप्सिनोजन को तोड़कर काइमोट्रिप्सिन के अंदर भी कन्वर्ट कर रहा है। अब काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है, काइमोट्रिप्सिन का काम भी यही है, प्लस जो भी पॉलीपेप्टाइड्स होंगे उनको तोड़ेगा और कन्वर्ट कर देगा उनको किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, या पेप्टोन्स हम कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड समझ लें कि प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े, और पेप्टोन्स जो है वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लेते हैं। अरे बच्चों इसके बाद एक और एंजाइम है जो पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है और उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये क्या काम करेगा, ये इन पेप्टोन्स को तोड़ेगा और कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड जुड़ती हैं तो लंबे लंबे धागे जो बनते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स का नाम है, और वो धागे आपस में मिलते हैं तो फिर हम उसको प्रोटीन का नाम देते हैं। अब इसी तरह जब प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा जाता है और पॉलीपेप्टाइड को फिर छोटे मजीद टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिसको पेप्टोन्स का नाम दिया जाता है। अब पेप्टोन्स को फर्दर तोड़कर फ्री अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये काम किसका बच्चों, यह है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का। फिर इसके अलावा एक और एंजाइम भी है, उनका नाम है न्यूक्लियेसिस। अब आपका नाम जो है वो नाम देके समझ आ जानी चाहिए कि न्यूक्लियेसिस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है डीएनए प्लस आरएनए, और डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये उनको तोड़कर कन्वर्ट भी कर देता है कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर बच्चों एक और एंजाइम है, बड़े अहम एंजाइम है जिनका नाम है लाइपेजिस लिपिड्स को तोड़ेगा। यार बच्चों लिपिड्स को तोड़ देगा। अब आप हमें पता है कि लिपिड जो है वो ज्यादातर दो मेन चीजों से मिलकर बना होता है, उनमें एक आ जाता है ग्लाइसरॉल और प्लस फैटी एसिड। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, तो जब हम लिपिड्स को तोड़ेंगे तो उससे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड दोनों बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट को समझिएगा। ट्विस्ट ये है, समझ लें कि ये मेरे पास ड्यूडिनम का एक छोटा सा पोर्शन, यानी कि मैंने ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया, उसका छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख दिया है। अब इसके अंदर ये सारा भरा हुआ है पानी, यानी कि लिक्विड बोले तो काइम यहाँ पर आई भी है, यानी कि काइम आपको पता है जो भी स्टमक से फूड आगे जो स्टमक में जो फूड है वो जो लिक्विड सा बना हुआ है तो उसको हम काइम का नाम देते हैं। अब जो काइम है समझ लें, और उसके अंदर पानी भी काफी ज्यादा होता है। तो हमें एक बात का पता है कि जो हमारे बेचारे लिपिड्स होते हैं, समझ लीजिएगा ये लिपिड्स हैं। तो लिपिड जो है बच्चों कभी भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, दीज आर द लिपिड्स। अब जब लिपिड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो ये पानी के अंदर यानी कि उस काइम के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, ये ऊपर तैर रहे होंगे। अब जो भी एंजाइम होना है, और आपको पता है कि एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल, ये एक्वस मीडियम के अंदर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये आती है कि अगर लिपिड्स यूं ऊपर ही तैरते रहेंगे तो इनको डाइजेस्ट करना लाइपेजेस के लिए
मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि ये लिपिड जो है वो या तो नीचे आए या फिर इतने बारीक हो जाएं कि ये उनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। ये जो लिपिड्स के बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ये छोटे हो जाएं और उसके बाद उनको डाइजेस्ट किया जाए। तो पहले बच्चों यहाँ पर फिर एक एंट्री होती है दूसरे एसेसरी ग्लैंड्स की और उसका नाम है लीवर। दूसरा हमारे पास जो एसेसरी ग्लैंड है तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं सेक्रीशंस ऑफ लीवर। लीवर की सेक्रीशंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और हमने पढ़ा है कि हमारा लीवर जो है वो दूसरा एसेसरी ग्लैंड है। अब यहाँ पर एक और बात आपने याद रख लेनी है बच्चों कि जो लीवर है और पैनक्रियास है दोनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इस बात को तो हमें पता है। अब जो लीवर है यहाँ पर ये लीवर है, लीवर के अंदर दो नालियां हैं बड़ी, लेफ्ट और राइट। राइट वाले को कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लीवर के अंदर ये तमाम केमिकल्स बनेंगे और वो इन डक्ट्स में से ट्रैवल करते हुए स्टोर हो जाते हैं इस पाउच के अंदर जो लीवर के नीचे वाली साइड पर जुड़ा होता है और इस पाउच का नाम है गाल ब्लैडर। बच्चों गाल ब्लैडर जो है लीवर की जितनी सेक्रेशन जो उसने सेक्रीट करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी स्टोर हो जाती है किसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। और गाल ब्लैडर से ये निकलती हैं बाहर और आ जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। तो ये जिस नाली से गाल ब्लैडर से बाहर आती हैं इसको नाम दिया जाता है बाइल डक्ट और बाइल डक्ट आगे आके फ्यूज हो जाती है पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर और हम इसको नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट और ये ओपन हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर और यहाँ पर अपनी सेक्रीशन जो है वो सेक्रीट कर दी जाती हैं गाल ब्लैडर की तरफ से। तो गाल ब्लैडर ने जो कुछ भी स्टोर किया हुआ है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है लीवर। लीवर उसको ये बना के दे रहा है चीजें और वो उसको स्टोर कर रहा है और वो जब भी डाइजेशन होगी, अब ये भी हमें देखना पड़ेगा आगे जाके हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कब ये एक्टिवेट होगा कब ये इनएक्टिव होगा, इसको कैसे पता चलता है जी कब मैंने अपनी सेक्रेशन को रिलीज करना है कब नहीं करना, वो आगे जाके हम देखेंगे भी इंशाल्लाह। तो अभी के लिए ये है कि गाल ब्लैडर जो है ये अपनी सेक्रेशन जो है वो स्टोर करे रिलीज कर देगा ड्यूडेनम के अंदर। अब जो मेन सेक्रेशन है हमारे बेचारे लीवर की उसको नाम दिया जाता है बाइल। बाइल बाइल के दो सेगमेंट्स हैं यानी कि दो तरह मिक्सचर है इसका। एक को हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको कलर देते हैं और ये कलर किस तरह का होता है प्यारे बच्चों, ये तकरीबन येलोविश होता है या ये ग्रीनिश होता है। तो आपको पता है जब येलो और ग्रीन को मिक्स किया जाता है तो ह्यू जो है वो येलोविश ही अपीयर होता है। तो हम इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि बाइल पिगमेंट आर येलोविश पिगमेंट। और आपको पता है कि जब वेस्ट मटेरियल हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर निकलता है जिसको फीसिस का नाम देते हैं तो वो फीसिस येलोविश कलर के ही होते हैं। तो वो दिस इज द कलर ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या है, कहाँ कैसे बनते हैं, ये एक अलग कहानी है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें पता है कि बाइल पिगमेंट्स हैं। इनके अलावा बाइल साल्ट है। बाइल साल्ट्स जो हैं ये भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद। अब बाइल साल्ट जो है वो क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये करते हैं फैट ड्रॉप्स को, फैट्स के जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं जो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किए हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं ड्रॉपलेट्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ देते हैं। अब ये डाइजेशन नहीं है, हम इसको डाइजेशन नहीं कहेंगे, बड़े ड्रॉप्स को यानी कि बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिए हैं। मिसाल ले लें कि जैसे हमारे पास एक बड़ा पेड़ा हो मक्खन का या ब्लू बैंड का एक पैकेट हो तो उसमें से एक स्पून जब हम बाहर निकालते तो वो एक बड़ा ड्रॉप है। जब आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसमें उसको थोड़ा थोड़ा उधर से उतारें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता रहेगा, तो हम इसको ड्रॉपलेट का नाम दे देते हैं। सेम इसी तरह ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं इन ड्रॉप्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर तोड़ देने का नाम है, ये काम कर रहा है हमारा बाइल साल्ट और इस काम को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। बाइल क्या है, उसका रोल क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, ये रोल है उसका। तो बाइल जो है यानी कि बाइल साल्ट जो है वो फैट ड्रॉप्स को तोड़कर फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो अब ये जो लिपिड ये जो लाइपेज है, अब ये लाइपेज जब इसके साथ एक्ट करेगा तो इसको आसानी तोड़ सकता है।
क्योंकि अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं, अब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इन लाइपेजेस के लिए लिपिड्स को डाइजेस्ट करना इजी हो चुका है। देखिए इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे ड्रॉप्स को डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, बहुत आसान है। किस तरह आसान है? क्योंकि इमल्सिफिकेशन हो। अच्छा, हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं किसको? इमल्सिफिकेशन निकला है इमल्शन के बनने का। अब इमल्शन हम कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा बारीक तो ना हो, लेकिन थोड़े बड़े पार्टिकल हो, तो उसको हम कहते हैं इमल्शन। तो बच्चों, फैट की इमल्शन को बनाने का नाम है इमल्सिफिकेशन, यानी कि बड़े फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, बिल्कुल जैसे एक बड़ी ब्रेड है, आप उसको छोटे छोटे चंक्स में तब्दील कर देते हो, तो ये कोई केमिकल डाइजेशन आप नहीं कर रहे होते, बल्कि ये आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ये उसकी आप उसके छोटे हिस्से जो कर रहे हैं। सेम इसी तरह फैट्स के बड़े ड्रॉप्स को छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट करने का नाम है इमल्सिफिकेशन। और ये काम कौन करवा रहा है? ये बाइल करवा रहा है। तो पहले बच्चों, आपकी बुक ने एक बाइल का जो है वो साइड इफेक्ट भी लिखा। उसने कहा है कि बाज़ औक़ात, हाँ मैं चूंकि लीवर की सेक्रेशन बाइल भी है, तो बाइल के साथ है एक और, बाइल के अंदर ही एक और चीज भी मिक्स होती है जिसको नाम दिया जाता है कोलेस्ट्रोल। जब बॉडी के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रोल हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रोल के जो मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इस नाली को बाज़ का ब्लॉक कर देते हैं। अब जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो बाइल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं आ पाएगा। और जब बाइल इधर नहीं आ पाएगा तो वो ऑब्वियसली जब इतने ज्यादा बाइल बिल्ट हो जाएंगे तो वो हमारे ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो येलो कलर है जिसने बाहर आना था, अब ये येलो कलर हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है जॉन्डिस। तो यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जॉन्डिस हम कहते हैं ऐसी बीमारी जब बाइल जो है वो ये जो बाइल है वो गाल ब्लैडर से निकलकर डाइजेस्टिव सिस्टम में ना आ सके, तो फिर बच्चों यहाँ से ये ब्लड के अंदर वापस चले जाते हैं। और जब ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे तो यही येलो कलर हमारी बॉडी के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिसको नाम दिया जाता है जॉन्डिस।